टेंथ साइंस का ये अगला पार्ट लेकर हम हाजिर है। आप देख लीजिए, आपका बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपका रिकॉल होने वाले हैं, जो अक्सर आपके एग्जाम्स इन सारे क्वेश्चंस में आते ही रहते हैं। तो अगर आप यहाँ से सारे क्वेश्चंस अगर आप रिकॉल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चंस आपके आएंगे तो एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो चलिए बिना समय को गवाए हम लोग सीधे क्वेश्चन का रिकॉल के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन 1 हम लोग का कहता है कि जो सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो याद रखना कौन सा है, तो आपको रेफ्लेशिया, इसे सबसे बड़ा फूल कहा जाता है। और विश्व में और सबसे छोटा अगर फूल की अगर यही पूछ लेगा तो उसको उल्फिया कहते हैं। तो सबसे छोटा फूल उल्फिया हो गया, सबसे बड़ा फूल आपका रेफ्लेशिया होगा। उसी तरह से फूल खिलाने वाला अगर बात पूछ जाएगा हार्मोन्स कौन सा है, तो फ्लोरिजेंस है, जो कि क्या होता है, फूल को खिलाने का कार्य करता है। इसके अलावा फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो ये आपको इनमें से याद रखना होगा। उसमें से और भी इसमें से ऑप्शंस में देख लीजिए, आपका कौन है, सिकोया। तो ये सबसे मतलब जीवित जीवाश्म कौन सा है आपको, तो सिकोया ही है। और सबसे बड़ा बीज आपका कौन सा होता है, तो लोडोसिया होता है। तो ये सारे हमने यहाँ से आपको याद करा दिया। हालांकि इससे अगर जीके से जोड़ के देखा जाए, फूल है तो फूलों की घाटी कौन सा है, तो चमोली। याद रखेगा कौन है, चमोली। तो उत्तराखंड में पड़ता है। तो फूलों की घाटी कौन सा हो गया, तो चमोली होगा। तो इस तरह हमने आपको यहाँ पे फूल से रिलेटेड जो भी था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने आपको रिकॉल कराया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हवा में ध्वनि का वेग होता है कितना होता है, तो हवा में याद रखिएगा 332 मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन अगर यही आपको निर्वात में पूछ दे तो याद रखिएगा निर्वात में यानी कि वैक्यूम में कितना होता है, तो मतलब 0 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि निर्वात में इसका ध्वनि का चाल नहीं होता है, यानी कि गमन नहीं करता है। और ये आपको हवा में ये हो गया 332 हो गया। उसी तरह से लोहा में आपका ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, तो ये आपके 5130 है, जो कि इसमें लोहा में ध्वनि का चाल होता है। उसी तरह से हाइड्रोजन है 1269 होता है। इसके अलावा आपको मतलब जल में आपको कितना होता है, 1490 होता है। अब इसमें से आपको पूछता है कि इसमें से ध्वनि का चाल सबसे अधिक किस में होता है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको ज़्यादातर स्टील आता है, तो स्टील में सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि एल्युमिनियम में 6400 मतलब 20 होता है। एल्युमिनियम याद रखना 6420 है। यहाँ पे ध्वनि का बेग है, तो अब यहाँ पे याद रखिए ध्वनि का बेग है उसको कहेगा चाल। तो याद रखिएगा चाल वह निर्भर करता है घनत्व के ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, तो याद रखते हैं ठोस में। तो ठोस में ज़्यादा होगा, उससे कम किस में होगा, द्रव में होगा। उससे कम किस में होगा, तो गैस में होगा। जबकि निर्वात में आपका कैसा होगा, तो शून्य होता है। जैसे चंद्रमा पर वायुमंडल वगैरह नहीं है, इसलिए वहाँ पर ध्वनि का चाल क्या होता है, शून्य होता है। वहाँ हम एक दूसरे से बात करेंगे तो सुन नहीं सकते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा ध्वनि का जो चाल निर्भर करता है घनत्व के ऊपर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर ध्वनि का चाल भी अधिक हो जाता है। उसी तरह से ताप पर भी निर्भर करता है ध्वनि का चाल। ताप बढ़ेगा तो याद रखिएगा उस ध्वनि का चाल भी बढ़ेगा, और घटेगा तो घटेगा। जब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, याद रखिएगा ध्वनि का चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड क्या होता है कि बढ़ जाता है। उसी तरह से आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। आपको याद रखना होगा आर्द्रता भी बढ़ने पर क्या होता है, ध्वनि का चाल बढ़ता है। आर्द्रता घटने पर उसका ध्वनि का चाल घट जाता है। वैसे जिस दिशा में वायु का मतलब ये थी ध्वनि चल रहा था, उसी दिशा में अगर वायु का मतलब वेग होता है, तो याद रखें वैसी स्थिति में ध्वनि का चाल क्या होता है कि बढ़ जाता है। तो सारे क्वेश्चन याद रखना होगा। एक और याद रखना होगा इसमें से ध्वनि से संबंधित में, तो आपको याद रखिएगा ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन सा है, अनुदैर्घ्य तरंग। और अनुदैर्घ्य तरंग का पहचान है कि वह श्रृंग और सघन और विरल के रूप में इस तरह से गमन करता है। ये सघन हो गया और ये आपका विरल हो गया, इसे रूप में गमन करता है। इसके अलावा अगर आपको और याद रखेगा कि और चीज है, और ध्वनि में याद रखिएगा और ध्रुवन की घटना इसमें नहीं पाई जाती, बाकी प्रकाश में चाहे जाते। उसी तरह से बाकी ध्वनि में आपको देखिएगा तो परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, उसके अलावा वर्तन हो गया, उसके बाद व्यक्तिकरण हो गया। ये सभी के सभी घटनाएं देखने को मिलेगा, बस ध्रुवन की घटना उसमें नहीं होती है। यही ध्रुवन की घटना नहीं पाई जाने के कारण ये क्या है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने आपको ध्वनि से रिकॉल करा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखना होगा कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और 7 वाला को क्या कहा जाता है, तो उदासीन इसको कहा जाता है। वैसे जो पीएच स्केल होता है सोरेनसन साहब ने खोज किया था, तो याद रखिएगा वो 0 से लेकर कहाँ तक 14 तक लिखा जाता है। ये देखिए हम लिख दिया आपको यहाँ पे 0 से लेकर 14 तक जाता है। 7 वाला को उदासीन कहते हैं। इसीलिए पानी शुद्ध जो होता है वो उदासीन होता है, उसमें किसी तरह का हमें स्वाद का अनुभव वगैरह नहीं होता। वैसे मतलब शुद्ध जल क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि उसमें आयन नहीं होता है। और जो मतलब उसमें चालन होने लगता है तो उसमें क्यों होता है, तो आयनों के कारण होता है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि आयन के कारण ही क्या होता है, उसमें चालन मतलब आ जाता है गुण। इसके अलावा और ये ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, तो ये आपका पीएच मान पूछा गया था। इसमें से पीएच मान इस तरह शुद्ध जल का 7 हो गया। इसी तरह से अगर मूत्र की बात करेंगे, यहाँ पे ये देखिए 6 जो है ये मूत्र का पीएच मान होता है। इसके अलावा आपका ये हो गया खून का, हो गया खून का यानी कि रक्त का 7.4 होता है। और नींबू का कितना होता है, 2.2 होता है यानी कि। और इसके अलावा यहाँ पे समुद्र जल का 8.4 होता है। तो और सबसे कम किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है, यानी कि HCl जो होता है, पेट से जो खाना पचाने का कार्य करता है HCl, तो 1 से 2 के बीच में आपका ये होता है। तो ये आपका पीएच स्केल वगैरह ये सब याद रखना होगा कि पीएच स्केल का
का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन साहब ने किया था। 0 से 7 तक किया जाता है। 7 से कम वाला को अम्लीयता मतलब अम्ल को कहा जाता है। 7 से जिसका अधिक मान होता है उसे क्षार कहा जाता है। और ये अम्लीयता 7 से कम होने पर यानी कि दाहिने से बाएं की तरफ आने पर अम्लीयता बढ़ता है, उसी तरह से बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है कि क्षार का गुण बढ़ते जाता है। तो ये भी क्वेश्चंस आपको यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चंस में अगर आते ही रहते हैं, अगर आप इतना रिकॉल करते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य का क्या है कि वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखिए मनुष्य का होमो सेपियंस है। उसी तरह से मेढक का याद रखिएगा, मेढक का मतलब राना टिग्रीना कहा जाता है। गाय का क्या है तो बोस इंडिकस उसको नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये सब वैज्ञानिक नाम तो होमो सेपियंस, यहाँ पे लीन याद रखिएगा कौन सा है कि लीन होता है। तो होमो होमो क्या आ गया, इस वंश का नाम है। उसी तरह से सेपियंस जो है मतलब वह उसकी जाति है। और इसी तरह से लीनियस नामक व्यक्ति ने इसकी खोज किया था। तो इस तरह से आता है जो कि नामकरण हुआ अगर हमें लीनियस आपका मतलब जो द्विगुणित जो है नाम से संबंधित है वही आपका होम। पहले आपका ये क्या होगा वंश लिखा जाता है, उसके बाद उसकी जाति, उसके बाद पश्चात में आपका खोजकर्ता का नाम वगैरह ये सब रहता है। तो आपको इस तरह से भी आप यहाँ से याद रखिएगा तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो याद रखिएगा पीला रंग किसके कारण होता है, तो आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण ही आपका पीला रंग हो जाता है। लेकिन इसके अलावा देखिएगा एक प्रतिदीप्ति पीला होता है। प्रतिदीप्ति पीला कहेगा अगर तो यह फेरिक लवण के कारण हो जाता है। फेरिक अगर लवण जोड़ दिया तो प्रतिदीप्ति आपका पीला हो गया। लेकिन अगर यही कह देगा पूर्ण प्योर रूप से पीला तो वह फेरिक ऑक्साइड हो जाता है। इसके अलावा और भी यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखिए जैसे गोल्ड क्लोराइड होता है, तो गोल्ड क्लोराइड यानी कि रूबी जैसा यह कैसा होता है, इसका मतलब कांच का रंग लाल आ जाता है। इसके अलावा कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण क्या होता है, यह गहरा नीला हो जाता है। तो इस तरह से चारों ऑप्शन हमने आपको ये रिकॉल करा दिया कि गहरा नीला के लिए आपको कोबाल्ट ऑक्साइड याद रखिएगा, उसी तरह से और पीला के लिए फेरिक ऑक्साइड, प्रतिदीप्ति पीला के लिए फेरिक लवण हो गया। उसके अलावा रूबी जैसा लाल के लिए आपका गोल्ड क्लोराइड होता है। और एक चीज याद रखना है, कांच एक यौगिक नहीं है बल्कि कांच एक क्या है, एक तरह का मिश्रण है। ये चीज आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। धूप के मतलब चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा धूप वाला जो चश्मा जब पहन के आप निकलते हैं तो ये आपका क्रूक्स कांच का ये बना हुआ रहता है। और उस पर प्रकाश पड़ते ही मतलब क्या होता है कि वह रंग भी अपना परिवर्तन करते ही रहता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए आपको क्राउन कांच, तो विद्युत बल्ब बनाने में क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। जबकि मृदु कांच के लिए का परख नली का मतलब बनाने में प्रयोगशाला के जो प्रयोग परख नली होता है उसके लिए बनाने के कार्य आता है, काम में आता है। और सोडा कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ट्यूबलाइट बनाने में और बोतल वगैरह ये सब का निर्माण करने में आता है। तो ये इस तरह से आपका चारों ऑप्शन हमने आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया, ये आपको याद रखिएगा। एक फायदम बराबर होता है, तो याद रखिए कितना होता है, तो 6 फीट होता है। एक फायदम बराबर 6 फीट होता है। और एक फायदोमीटर होता है जो समुद्र की गहराई को मापा जाता है फायदोमीटर द्वारा। इसके अलावा सोनार से भी समुद्र की गहराई वगैरह का पता लगाया जाता है। और भारत में याद रखिएगा जो मतलब समुद्र की जो होती है, भारत में समुद्र की जो ऊंचाई वगैरह मापी जाती है तो समुद्र तल से, तो याद रखिएगा वो चेन्नई जो है वहां से मतलब उसके मतलब तल को नापा जाता है। क्योंकि पृथ्वी पर अगर कहीं से हम मापेंगे तो पृथ्वी का क्या है कि मतलब वो मतलब चूंकि ग्लोब हमारा पचका ढचका हुआ है मतलब ऊपर नीचे इस तरह से है, तो एक खैर स्थिर एगो तल नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको कभी भी ऊंचाई वगैरह मापने के लिए याद रखिएगा और समुद्र तल का सहारा लिया जाता है। और भारत में समुद्र तल को यहाँ पे चेन्नई को क्या किया गया, चिन्हित किया गया है। और यहाँ और भी क्वेश्चन देख लीजिए, तो हमने वही था आपका समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए आपको फायदों मीटर का प्रयोग किया जाता है। और ये एक फायदम बराबर कितना फीट होता है, तो आपको 6 फीट होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। ये चेन्नई वाला भी काफी लिए आपके लिए VBI होगा। चलिए किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना समान हो जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। तो याद रखो -40 डिग्री मतलब पर होते हैं। यहाँ पे डिग्री है तो आप सेल्सियस भी कह सकते हैं या फिर इसको केल्विन भी सॉरी फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से -40 को डिग्री सेल्सियस या फिर -40 डिग्री मतलब वो फ़ारेनहाइट है, दोनों क्या होता है कि एक दूसरे से समान होते हैं। इसके अलावा आप अब ये -40 कैसे आ गया, तो आप कभी भी आप ये कैलकुलेशन के लिए हम आपको यहाँ पे देखिए लिख के दिए हुए, जैसे कि ये आपका फॉर्मूला होता है C/5, C बराबर 5 बराबर F माइनस ये 32/9। F क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया फ़ारेनहाइट हो गया। उसके अलावा K-273, K-273/5 यानी K आपको केल्विन हो गया और R/4 होता है यानी कि र्यूमर। तो ये एक दूसरे से कन्वर्ट करके आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये आपका अपना ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि हमने आपको बोला कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान कैसे होता है। तो देखिए यह C/5 बराबर क्या हो गया आप F माइनस 32 बटा क्या हो गया 9 हो गया। अब F के जगह पे आप इस तरह से C रख दीजिएगा और C रखने के पश्चात ये कैलकुलेशन करिएगा, ऑटोमेटिक आपको -40 डिग्री का फॉर्मूला मिल जाए, मतलब -40 डिग्री आपका आ जाएगा। तो एक बार कर सकते हैं आप खुद।
चलिए, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो याद रखिए, लीची का हम लोग खाने वाला जो भाग होता है वह एरिल ही होता है, उसी को खाते हैं। उसी तरह से बाकी ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, जैसे भ्रूणपोष दिया था, गेहूं का हम लोग कौन सा, तो भ्रूणपोष खा लेते हैं वाला। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है इसका। इसके अलावा गेहूं में कौन सा मतलब प्रोटीन होता है? तो याद रखिएगा, गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन होता है। इसके अलावा और भी देखिए, जैसे मध्य फल भी थे, किसका किसका खाते हैं, तो जैसे इमली का खा लिए, आम का खा लिए, उसके अलावा तरबूज का होगा। अधिकांश फल वगैरह का हम लोग मतलब मध्य फल भित्ती वगैरह ही खाते हैं। इसके अलावा बीज से याद रखिएगा, तो आपको मटर हो गया, उसके अलावा दाल हो गया, ये सब क्या होगा, उसको हम लोग बीज का ही खाते हैं। चलिए, सबसे छोटा फूल है, सबसे छोटा फूल फिर से वही आपका ऑप्शन आ गया है कि मतलब उल्फिया, जबकि सबसे बड़ा फूल आपका कौन सा था, तो आपका रेफ्लेशिया था। हालांकि एक चीज़ और याद रखिए यहाँ पे कि फूलों का रंग कौन सा उड़ाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखिएगा वो क्लोरीन गैस क्या होगा, फूलों को रंगहीन कर देता है। पानी में लगा कर शुद्ध करने में, ब्लीचिंग करने में भी आपका क्लोरीन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए, मलेरिया रोग में शरीर को प्रभावित करने वाला अंग कौन सा होता है? तो मलेरिया याद रखिएगा वो आपको प्लीहा को प्रभावित कर देता है, और ये मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ही आपका फैलता है। और इसके अलावा याद रखिए, यहाँ पे जैसे ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे किडनी दिया हुआ है, तो याद रखिए किडनी की इकाई क्या होता है कि नेफ्रॉन होती है। उसी तरह तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, तो आपको न्यूरॉन होती है। फेफड़ा की इकाई क्या होती है कि एल्वियोली होती है। और इसके अलावा शरीर की इकाई क्या होती है, तो शरीर का इकाई मतलब याद रखिए वो सेल होता है। कौन सा होता है, तो शरीर का इकाई क्या होता है, आपका सेल होता है। और इसी तरह से अगर सेल का मतलब उसमें, ये तो सेल का हो गया। उस तरह मक्का का इकाई जीन होता है, और जीन का इकाई क्या होता है, तो सिस्ट्रोन होता है। और परिवर्तन का इकाई क्या होता है, म्यूटोन होता है। तो ये सभी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से हमने रिकॉल करा दिया है, उसे ही मतलब ये अक्सर आपके एग्जाम में पॉइंट के बनते ही रहते हैं। और ये सब मतलब, और ये मेरुरज्जु है, तो याद रखिए आपका मेरुरज्जु, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इसको स्पाइनल कोड कहते हैं, क्योंकि मेरु हो गया और ये रज्जु, रज्जु का अर्थ होता है रस्सी, यानी कि वही जैसा आपका मतलब ये आपका क्या होता है, वो गर्दन के पीछे से इस तरह से निकल कर रीढ़ की हड्डी की तरह ये पीछे जाता है, तो वही आपका क्या होता है कि स्पाइनल कोड होता है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पे और भी मतलब क्वेश्चंस बन रहा है बहुत सारा, जैसे कि आपका मलेरिया हो गया तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ही होता है। उसी तरह से आपका डेंगू जो हो जाता है वो आपको कौन सा है, तो डेंगू आपको तो याद रखिएगा वो एडिस मच्छर के काटने से होता है। और सोने की बीमारी याद रखिएगा, सोने की बीमारी की क्या कहते हैं, तो सीसी मक्खी के काटने से ही होता है। और काला जर याद रखिएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपको, तो काला जर किसके कारण से होता है, तो याद रखिएगा वो बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई मक्खी से काटने से ही होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके अक्सर घुमा फिरा के आते ही रहते हैं, ये सभी रखना होगा इंपॉर्टेंट आपको याद। किस रोग से रोकथाम के लिए आपको बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो याद रखिएगा टीबी के रोकथाम के लिए आपको बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसके अलावा अब ये टीबी याद रखिएगा वो तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग हो गया। उसी तरह से पोलियो वायरस से होने वाला हो गया, चेचक हो गया, ये भी वायरस से होता है, जबकि मलेरिया आपका प्रोटोजुआ के कारण ही होता है। तो ये आपका, ये हमने आपको चार ऑप्शन से रिकॉल करा दिया। यहाँ पे कुछ हमने और भी इंपॉर्टेंट्स याद रखा है, जैसे ईईजी याद रखिएगा। ईईजी का आपका फुल फॉर्म एक जगह पूछा जाता है, ईईजी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी कहते हैं, या और इसका मस्तिष्क का विकार का पता लगाने में मतलब किया जाता है, यानी कि दिमाग का जो भी कोई गड़बड़ी वगैरह हो जाता है, ये ईईजी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हृदय वगैरह से संबंधित अगर कोई बात मतलब होगा हृदय से, तो याद रखिएगा ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसको ही कहा जाता है। तो हृदय का क्या मतलब पोजीशन वगैरह है, तो ये आपका ईसीजी का ही हम मतलब ईसीजी वगैरह कराया जाता है व्यक्ति का हार्ट मतलब ऐसी। और यहाँ पे ईसीजी का तो मतलब फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और कार्डियो साहब में मतलब ये मतलब यह व्यक्ति ने इसके ईसीजी का खोज किया हुआ था। तो चलिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे जो भी था इम्पोर्टेंट लगभग लगभग हमने आपको रिकॉल कराया। फिर आएगा अगला में हम रिकॉल करा देंगे आपको। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो याद रखिए एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। और ये शक्ति का ही ऐसा ही मात्रक क्या होता है आपको, तो वाट ही होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, जबकि कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है आपको, तो जूल होता है। तो ये आपको याद रखना होगा यहाँ से। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क के द्वारा किया जाता है, कौन सा है, तो आपको अयस्क ये आपका बॉक्साइड ही के द्वारा किया जाता है उसका निष्कर्षण। ये बॉक्साइड से किया जाता है। और बॉक्साइड का फॉर्मूला देखिएगा तो Al2O3 2H2O होता है, क्योंकि इसमें से दो जल होता है। अगर इसमें से जल को हटा लेंगे तो सिर्फ Al2O हो जाएगा, Al2O3 हो जाएगा। तो याद रखिएगा फॉर्मूला हो जाता है कोरंडम का हो जाता है। तो इस तरह से आपका थोड़ा सा फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा। अगर साइंस का आप स्टूडेंट है तो यहाँ पे खासतौर से केमिस्ट्री में, तो ये आपका बॉक्साइड का हमने बता दिया कि निष्कर्षण से एल्युमिनियम का किया जाता है। इसके अलावा बाकी
ये देखिए आपका हेमेटाइट हो गया, तो हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3 होता है, यानी कि लोहा 2 हो गया और ऑक्सीजन 3 होता है, तो ये आपका हेमेटाइट हो गया। इसके अलावा मैग्नेटाइट भी होता है, हालांकि लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोहा की प्राप्ति मैग्नेटाइट से किया जाता है, Fe3O4 इसको मैग्नेटाइट कहा जाता है, जबकि Fe2O3 वाला का Fe3O4, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 होगा, ऑक्सीजन 4 हो जाता है, तो ये आपका मैग्नेटाइट हो गया, जबकि हेमेटाइट का Fe2O3 हमने आपको ऊपर में लिख दिया। इसके अलावा ये आपका कौन हो गया, क्यूपराइट हो गया, यानी कि Cu2O हो गया, यानी कि ये क्यूपराइट का आपका फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से कॉपर ग्लांस भी होता है, यानी कि Cu, यानी कि Cu2 ये कॉपर ग्लांस का ये फॉर्मूला हो जाता है। हालांकि ये सब कॉपर का ये अयस्क है, देखिए क्यूपराइट हो गया, कॉपर पाइराइट्स हो गया, चाल्कोपाइराइट्स हो गया, सब आपको कॉपर का ही आपका यानी कि तांबा का अयस्क होता है, जबकि ये बॉक्साइड और कोरंडम आपका एल्युमिनियम का अयस्क हो गया। इसी तरह से लोहा की अगर बात करेंगे तो हेमेटाइट हो जाता है, मैग्नेटाइट हो जाता है, इसके अलावा सीडेराइट होता है, लिमोनाइट होता है, ये सभी आपका लोहा का ही अयस्क मिलेगा। तो ये अयस्क वगैरह भी छांटने में के लिए आपको आते ही रहता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रव धातु तत्व कौन सा है, याद रखिएगा द्रव इसमें से धातु है जो ठोस न रह के द्रव में रहता है, तो आपको याद रखिएगा वो कौन सा है, तो पारा होता है। पारा का मतलब उसको Hg लिखते हैं, मतलब और लैटिन नाम इसका अगर पारा की बात करेंगे तो हाइड्रीगाइरम होता है। इसके अलावा पारा का परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है, जबकि पारा याद रखिएगा ये द्रव अवस्था में होते हुए भी यह चालन विधि द्वारा गर्म होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि चालन विधि द्वारा सिर्फ ठोस क्या होता है कि गर्म होता है, लेकिन एक धातु में पारा ही एक ऐसा है जो द्रव होते हुए भी यह ठोस के जैसा गर्म होने का व्यवहार करता है। बाकी आप जानते हैं कि द्रव हो गया या फिर वह गैस हो गया, ये संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है, जबकि वायुमंडल वगैरह भी आपका संवहन विधि द्वारा गर्म होता है, पानी वगैरह भी गर्म आपका संवहन विधि से ही होता है। जबकि पृथ्वी गर्म किस विधि द्वारा होता है, तो याद रखिएगा वह विकिरण विधि द्वारा होता है। विकिरण विधि को गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। बाकी यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, ब्रोमीन, यह एक अधातु है, अधातु होते हुए भी आपका कैसा द्रव अवस्था में रहता है। बाकी यहाँ पे सोना हो गया, तो सोना बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा ये क्या होता है कि तन्य होता है, इसे खींच करके बहुत लंबा तार हम आसानी से बना सकते हैं। बाकी सोना उत्पादन में चाइना प्रथम स्थान पे, भारत की अगर बात करेंगे तो कर्नाटक आपको प्रथम स्थान पे मिल जाएगा। इसके अलावा बिहार की अगर बात करेंगे तो आपको जमुई में सबसे ज़्यादा सोना मिलता है। उसके अलावा सोना का भी अयस्क होता है, काल्वेडाइट होता है, सिल्वे नाइट होता है, ये सब आपको याद रखना होगा। बाकी यहाँ पे चांदी का देख लीजिए, तो चांदी के सबसे ज़्यादा अच्छा सुचालक होता है, यानी कि कंडक्टर होता है, इसे तार वगैरह हम आसानी से बना लेते हैं। हालांकि यह चांदी काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए हम लोग इसका सुचालक के रूप में प्रयोग नहीं करते। इससे कम जो सुचालक है यानी कि कॉपर है, उसका कॉपर का तार का यानी कि तांबा का तार का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रव अधातु तत्व कौन सा है, तो हमने ऊपर ही बता दिया था आपका कौन सा है, तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन का परमाणु संख्या याद रखें कितना होता है, तो 35 होता है। और मतलब हमने सोना का बताया, अयस्क मतलब बताया था आपको सिल्वे नाइट होता है और काल्वेडाइट होता है। तो सिल्वे नाइट AuTe2 ये आपका फॉर्मूला होता है। इसके अलावा सोडियम का अयस्क वगैरह भी जान लीजिए, जैसे कि साधारण नमक NaCl नमक, ये आपका सोडियम का अयस्क होता है। चिली साल्ट पीटर यानी कि NaNO3 ये चिली साल्ट पीटर हो जाता है। इसके अलावा बोरेक्स भी है, सोडियम का ही अयस्क है। नाइटर भी है आपका, सोडियम का ही अयस्क है। सोडियम को क्या कह सकते, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और लिथियम हो गया। इसे हम लोग तीनों को क्या करते हैं कि आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं, इतना यह मुलायम होता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना हो। जैसे यहाँ और भी यहाँ पे हमने पारा था, पारा का HGS होता है, उसका मतलब जो इससे हम लोग पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है, तो याद रखिए वो सीने बार से किया जाता है, और सीने बार का ही फॉर्मूला HGS होता है। पारा पीने से याद रखिएगा आपको मीना माता रोग हो जाता है। चलिए आप पारा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे स्पेन आपको देश मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन याद रखिएगा आपको 10⁵ डाइन के आपको क्या होता है कि बराबर हो जाता है। उसी तरह से आपका ये अक्सर पूछता है कि 1 जूल कितने बराबर के अर्घ के बराबर होता है, तो 1 जूल 10⁵ अर्घ के बराबर होता है। तो बल का हम लोग मात्रक जानते हैं न्यूटन, और उसका ये सही मात्रक है। और CGS मात्रक में क्या होता है, तो डाइन होता है। तो वही आपका यहाँ पे क्वेश्चन था कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर, तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और जबकि हम लोग जानते हैं कि कार्य और ऊर्जा कैसे मतलब जूल होता है और उसका जूल, और ये जूल को हम लोग जबकि CGS मात्रक में उसको कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाता है, अर्घ हो जाता है। वैसी स्थिति में 1 जूल आपको 10⁵ अर्घ के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना। बाकी त्वरण स्मॉल g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये आपका हो जाता है। उसी तरह से 1 कैलोरी अब क्या है, ऊर्जा का है, ये भी आपका मात्र 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल यानी कि या फिर 4.2 जूल के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए मलेरिया रोग का प्रमुख कारक कौन सा है, तो याद रखिए मलेरिया जो
रोग हो जाता है आपका प्लीहा को प्रभावित करता है, किस कारण हो जाता है याद रखिए, वो आपको प्लाज्मोडियम के द्वारा आपका मलेरिया हो जाता है। उसी तरह से काला ज्वर होता है तो आपको लिस्मानिया मक्खी के कारण मतलब लिस्मानिया के कारण हो जाता है। इसी तरह से आपका हैजा हो गया तो वह विब्रियो कोमा के कारण हैजा आपका हो जाता है। उसी तरह से आपका प्लेग जो हो जाता है और पास्चुरुला के कारण या पेस्टिस के कारण होता है। तो ये चारों ऑप्शन हमने आपको यहाँ पे रिकॉल करा दिए, काफ़ी ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट है। मलेरिया आपको प्लाज्मोडियम के द्वारा, जबकि काला ज्वर लिस्मानिया के कारण, हैजा आपको विब्रियो कोमा के कारण, पास्चुरुला के कारण आपका क्या होता है कि प्लेग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो याद रखिएगा पानी का अपवर्तनांक 1.3 होता है। उसी तरह से क्राउन कांच का मतलब 1.52 होता है और उसके अलावा हीरा का 2.42 होता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक आपका हीरा का ही होता है। तो चलिए इसका अगला फिर हम पार्ट लेकर आपको जल्द हाजिर होंगे। काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो जाने जा रहा है तो इसलिए इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल्स पे नए थे और आपको बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल हुआ इतने सारे क्वेश्चन रिकॉल करके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।